बच्चों, कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने भारतीय सामाजिक समस्याओं में से एक समस्या का जिसका हम अध्ययन कर रहे थे वो थी बाल अपराध। और बाल अपराध में हम बाल अपराध का आज जो तीसरा हमारा लेक्चर है वो हम आज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि बाल अपराध क्या है, बाल अपराध जैसी सामाजिक समस्या हमारे समाज में क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण हैं, और इन सब बातों पर हम विचार कर चुके थे। आज हम देखेंगे कि बाल अपराध को हम किस तरह रोक सकते हैं, उसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपचार हैं, कौन कौन से उपाय हैं जिनके आधारों पर हम बाल अपराध को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो वर्तमान में हैं वो बाल अपराधियों को सुधारने के लिए दो प्रकार के उपाय किए गए हैं। पहला जो उपाय है वो है कानूनी उपाय, और दूसरा जो उपाय है वो है सुधारात्मक संस्थाएं। है ना, दो तरह के उपाय हैं जिनके आधार पर हम देखते हैं कि बाल अपराधों को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो हम पहले कानूनी उपाय की बात करेंगे। सबसे पहला है कानूनी उपाय। कानूनी उपाय में है कि बाल अपराधियों को विशेष सुविधा देने और न्याय की उचित प्रणाली अपनाने के लिए बाल अधिनियम और सुधार अधिनियम बनाए गए। भारत में जो है बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से 20वीं सदी की दूसरी शताब्दी में कई ऐसे कानून बनाए गए जो बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। 1860 में भारतीय दंड संहिता के भाग 399 और 512 में बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर रिफॉर्मेटिस में भेजने का प्रावधान किया गया। दंड विधान के इतिहास में यह पहली बार स्वीकार किया गया था कि बच्चों को दंड देने के बजाय उनको सुधारा जा सकता है, उनमें सुधार लाया जा सकता है, और इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें बड़े अपराधियों से अलग रखा जाए। तो संपूर्ण भारत के लिए सन 1876 में सुधारालय स्कूल अधिनियम बना, जिसमें 1897 में संशोधन किया गया कि यह अधिनियम भारत के अन्य स्थानों पर 15 एवं बम्बई में 16 वर्ष के बच्चों पर लागू होता था। इस कानून में बाल अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की बात भी कही गई थी कि इस कानून में बाल अपराधियों को अगर कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वो अपने लिए कुछ कार्य या कुछ जीविका उपार्जन कर सकेंगे और समाज सुधार और अपराधी न्याय के प्रांतों का विषय बना दिया गया। अब 1920 में मद्रास, बंगाल, बम्बई और दिल्ली, मैसूर, पंजाब में, एवं 1949 में उत्तर प्रदेश में और 1970 में राजस्थान में बाल अधिनियम बने, और इन बाल अधिनियमों में समाज विरोधी व्यवहार व्यक्त करने वाले बच्चों को प्रशिक्षण देने एवं कुप्रभाव से बचाने के प्रयास किए गए और उनके लिए दंड के स्थान पर सुधार को स्वीकार किया गया, और यदि यह संभव हो सके तो उन्हें शीघ्र ही मुक्त करने की भी बात इसमें कही गई थी। तथा मुक्त करने की भी बात कही गई थी, और देखा गया था कि यदि संभव हो सके तो उन्हें शीघ्र ही मुक्त कर दिया जाए। जनवरी 1887 में भी समाज कल्याण मंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि बाल अपराधियों को जेल में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें विभिन्न कल्याण केंद्रों में रखा जाएगा। और अखिल भारतीय स्तर पर संसद में 1986 में बाल न्याय अधिनियम पारित किया गया, जिसके विभिन्न प्रांतों में जेल बने और उसको जेल बने बाल अधिनियम का स्थान ले लिया, और सारे देश में एक समान अधिनियम लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम में 16 वर्ष से कम आयु के
लड़के व 18 वर्ष की आयु से कम की लड़कियों द्वारा किए गए कानून विरोधी या बाल अपराधों की श्रेणी में रखा गया। दूसरा है बाल न्यायालय। भारत में सबसे पहले 1922 में कलकत्ता में तथा उसके बाद 1927 में मुंबई में व 1930 में मद्रास में बाल न्यायालय स्थापित किए गए। स्वतंत्र भारत में 1960 के बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किए गए और 1960 के बाल अधिनियम का स्थान बाल न्याय अधिनियम 1986 ने ले लिया। इस समय भारत में सभी राज्यों में बाल न्यायालय हैं। बाल न्यायालय में एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, 1 या 2 ऑनरेरी लेडी मजिस्ट्रेट, अपराधी, बालक, उसके माता पिता एवं संरक्षक, प्रोबेशन अधिकारी, साधारण पोशाक में पुलिस, कोर्ट का क्लर्क और कभी कभी वकील भी उपस्थित रहते हैं। इनकी बैठक बहुत साधारण तरीके से टेबल कुर्सी लगाकर की जाती है, जिससे बच्चे को यह महसूस न हो, उन्हें यह न पता चल सके कि वे अपराधी हैं। और सुनवाई करने वाले और बच्चों के बीच अनौपचारिक बातचीत साधारण तरीके से की जाती है। और बाल न्यायालय का सारा वातावरण इस प्रकार का होता है कि बच्चे के मस्तिष्क में कोर्ट का कोई भी आतंकी विचार या आतंक या भय दूर रखा जाए। ज्यों ही कोई बालक अपराध करता है तो पहले उसे रिमांड होम में भेजा जाता है और 24 घंटे के भीतर उसे बाल न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसकी सुनवाई के समय उस व्यक्ति को भी बुलवाया जाता है जिसके प्रति बालक ने अपराध किया है और सुनवाई का कार्रवाई आम अदालतों की तरह ही होती है। और इन न्यायालयों में कार्रवाई की खबरों में छपने की मनाही होती है और इन सब बातों को गुप्त रखा जाता है। सुनवाई के बाद अपराधी बालकों को चेतावनी देकर और जुर्माना करके माता पिता से दंड भरवाकर उन्हें सौंप दिया जाता है तथा उन्हें परीक्षा पर भी छोड़ दिया जाता है। किसी सुधार संस्था, मान्यता प्राप्त विद्यालय, परीक्षा हॉस्टल आदि में रख दिया जाता है। इसके बाद तीसरा देखें हम कुछ सुधारात्मक संस्थाएं भी हैं जो इसके लिए कार्य करती हैं। सुधारात्मक संस्थाएं बाल अपराधों को रोकने के लिए जो दूसरा प्रयास है वो है सुधारात्मक संस्थाओं एवं सुधारालयों की स्थापना करके किया गया। इसके लिए कुछ समय तक बाल अपराधियों को रखकर प्रशिक्षण दिया जाता है और यहाँ पर हम रिमांड होम या अवलोकन गृह, कुछ ऐसी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि रिमांड होम क्या होते हैं। अपराध करने के पश्चात जब पुलिस बच्चों को पकड़ लेती है तो सर्वप्रथम उन्हें रिमांड होम में ही रखा जाता है। जेल में रखने पर बालक का संपर्क जो है दूसरे बड़े अपराधियों से होता है और उन अपराधियों के संपर्क में आने से वे अपराधी बन जाने की संभावना अधिक हो जाती है। जब तक बच्चे की अदालती कार्रवाई चलती है उसे रिमांड होम में ही रखते हैं और अनाथ और निराश्रित बच्चों एवं बंदी गृह से पृथक किए गए अपराधियों को भी ऐसे गृहों में रखा जाता है। रिमांड होम में प्रोबेशन अधिकारी बच्चे की पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरण तथा शारीरिक एवं मानसिक दशाओं का अध्ययन करता है। यहाँ बच्चों को मनोरंजन की, शिक्षा की और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। ऐसे गृहों में बच्चे से सही सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और न्यायाधीश के सम्मुख देने से घबराते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो न्यायाधीश के सामने अपने किसी तरह का बयान नहीं दे सकते। तो जो उनके साथ रहता है वो अपनी सारी बात बता सकते हैं और उनके सामने देने से घबराते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि में मन चिकित्सकों द्वारा बच्चों का अध्ययन भी किया जाता है। कहीं कहीं पर लड़के लड़कियों को अलग अलग रखने की व्यवस्था है, अलग अलग रिमांड होम है। वर्तमान में भारत में 280 रिमांड होम स्थापित किया जा चुके हैं। इसी की एक संस्था है प्रमाणित विद्यालय। प्रमाणित विद्यालय का मतलब है
कि इन विद्यालयों में बाल अपराधियों को रखा जाता है। यह एक प्रकार से औद्योगिक विद्यालय है जिन्हें राज्य की स्वीकृति प्राप्त होती है। पहले बाल अपराधियों को रिमांड होम में रखा जाता है, फिर परिवीक्षा अधिकारी उसके सामाजिक वातावरण एवं पृष्ठभूमि का अध्ययन करके न्यायालय के सम्मुख अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देते हैं और इस प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए यदि न्यायालय यह महसूस करता है, उसे ये पता चलता है कि किसी सुधार संस्था में रखने की आवश्यकता है तो उसे विद्यालय में रखा जाता है। और किसी भी बाल अपराधी को कितने समय तक प्रमाणित स्कूल में रखा जाएगा, इसके बारे में अलग अलग राज्यों में अपने अपने अलग अलग नियम हैं। इस विद्यालय को छोड़ने से पूर्व उसे एक लाइसेंस प्रदान किया जाता है और उसे किसी न किसी संरक्षण में ही छोड़ा जाता है। अधिकांशतः 18 वर्ष की आयु में बच्चों को रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद है बोस्टल स्कूल। बोस्टल स्कूल भी इसी तरह की एक संस्था है। इस प्रणाली के जन्मदाता एल्विन रेगल्स ब्राइस थे। सर्वप्रथम अमेरिका के कैक्टन प्रांत में बोस्टल नामक स्थान पर इस प्रकार के स्कूल की स्थापना की गई थी। हमने देखा है कि अच्छे आचरण का आश्वासन देने एवं भविष्य में अपराध न करने के वचन देने पर अपराधी को इस विद्यालय से मुक्त किया जाता है। यहाँ अपराधी को मुक्त वातावरण में रखा जाता है जिससे शारीरिक, मानसिक, नैतिक और चारित्रिक क्षमताओं का विकास होता है और उसमें उत्तरदाता एवं आत्मनियंत्रण की भावना का विकास भी किया जाता है। इसके बाद है एक और संस्था, परिवीक्षा हॉस्पिटल। परिवीक्षा हॉस्टल का मतलब है न्यायालय जब किसी बाल अपराधी को परिवीक्षण पर छोड़ता है और जब किसी बच्चे के माता पिता या संरक्षक नहीं होते तो उन्हें परिवीक्षा हॉस्टल में रख दिया जाता है। ऐसे हॉस्टल में रहने वाले व्यक्ति को दिन में नौकरी करने एवं घूमने फिरने की स्वतंत्रता होती है, किंतु रात्रि को ठीक समय पर वापस वहाँ पर पहुँचना होता है और ये उनके लिए अनिवार्यता होती है। हॉस्टल में वार्डन इन स्कूलों की गतिविधियों को निगरानी करता है और उसकी सूचनाएं ऊपर पहुँचाता है। इसके बाद है अगला, किशोर बंदी गृह। कि किशोर बंदी गृह ऐसी जेल, ये एक प्रकार की जेल है जो बरेली में है। यहाँ 21 वर्ष तक की आयु के अपराधियों को रखा जाता है। उन्हें जेल में शिक्षा एवं विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें जेल से बाहर जाने एवं अध्ययन करने की भी छूट होती है। इनके लिए कैंटीन तथा पंचायत की भी व्यवस्था होती है और पंचायत की सफाई, भोजन एवं मनोरंजन आदि की व्यवस्था करती है। यहाँ बंदियों को कैदियों की प्रगति का पूर्ण ब्यौरा रखा जाता है। एक और संस्था है रिफॉर्मेटरी स्कूल। इन स्कूलों में 16 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को रखा जाता है जो पहले सजा काट चुके हैं, जो पूर्व में सजा काट चुके हैं, जिन्होंने गंभीर अपराध नहीं किए हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1854 में रिफॉर्मेटरी स्कूल अधिनियम बना। भारत में यह अधिनियम सन 1897 में बना। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को किशोर अपराधी माना गया है जिसे कारागार या देश से निष्कासन भी सजा दी गई है और अपराध करने के समय मुंबई में 16 वर्ष और अन्य राज्यों में 15 वर्ष की आयु का हो। अलग अलग प्रांतों में इस प्रकार के स्कूलों में प्रवेश की शर्तों में अंतर है क्योंकि अधिनियम की धारा 8 की उपचार 3 के अधीन राज्यों में यह अधिकार दिया गया है कि प्रवेश संबंधी नियम बनाएं। और इस प्रकार के विद्यालयों का उद्देश्य अपराधी बालक का सुधार और पुनर्वास करना है। इन स्कूलों में बच्चों का सुधार करके उनका समाज के साथ सामंजस्य कराया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें कमाने योग्य बनाया जाता है और इन स्कूलों में अपराधियों का अध्ययन भी किया जाता है, उन्हें शिक्षित किया जाता है एवं विभिन्न व्यवसाय या उनकी रुचि के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेचकर लाभ हो उनके कोष में जमा किया जाता है और इन विद्यालयों में रेड क्रॉस, स्काउटिंग, कृषि, चमड़े का काम, खिलौने
दरी, निर्वाण, रस्सी, बड़ी गिरी, सिलाई आदि का काम इन्हें सिखाया जाता है। जिन बच्चों को काम अच्छा होता है उन्हें वर्ष में 15 दिन घर जाने की छुट्टी दी जाती है और मुक्त होने के लिए इन्हें इसी अर्जी देनी होती है। एक और है आपका पोषण गृह। पोषण गृह का मतलब है कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यहाँ पर पोषण गृह में रखा जाता है। वे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता में या तो विवाह विच्छेद हो गया है या परित्याग हो गया है या उनकी मृत्यु हो गई हो अथवा लंबे समय की कैद हो गई हो। ऐसे बच्चे नियंत्रण के अभाव में आवारागर्दी करते हैं तथा उनके भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं होती। चूँकि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रमाणित स्कूलों में नहीं रखा जाता है, इसलिए उनके लिए पोषण गृहों की व्यवस्था की गई है। ऐसे गृहों का उद्देश्य बाल अपराध को रोकना है और इन गृहों को संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और सरकार अपनी ओर से अंशदान प्रदान करती है। इस प्रकार के पोषण गृह बम्बई, चेन्नई में बहुत हैं। प्रमाणित स्कूलों एवं पोषण गृहों से जुड़ी हुई संस्था सहायक गृह हैं। पहले बच्चे का सहायक गृह में रखने के बाद ही पोषण गृह तथा प्रमाणित स्कूलों में भेजा जाता है। अब एक है हमारे उत्तर संरक्षण संस्थाएं। भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में उत्तर संरक्षण सेवाओं की व्यवस्था है। जब बच्चा किसी सुधार संस्था में 6 माह तक रहता है और उस दौरान उसका व्यवहार अच्छा होता है तो उसे जेल मुख्य निरीक्षक एवं बच्चों को उत्तर संरक्षण संस्था में भेज देते हैं। इन संस्थाओं में बच्चों के निवास, भोजन, व्यवसाय, चिकित्सा, शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे चटाई, टोकरी, रस्सी, दरी एवं निवार बनाने की सिलाई, कताई, बुनाई आदि सिखाने की व्यवस्था होती है। इन संस्थाओं का संचालन स्वयंसेवी संगठन करते हैं और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड उन पर नियंत्रण रखता है। एक पैरोल अधिकारी इनमें रहने वाले बच्चों की देखभाल करता है। इस प्रकार की संस्थाओं का उद्देश्य दंड की अवधि पूरी होने तक बच्चों को देखरेख करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना होता है। अतः बहुत सारी ऐसे कानूनों को हमने पढ़ा, बहुत सारी ऐसी संस्थाओं का अध्ययन किया जिनमें देखा कि बच्चों को रखकर सबसे पहली बात उन्हें वयस्क अपराधियों से दूर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो छोटे अपराधी होते हैं वो उनमें अभी डर है, वो किसी मजबूरी में, किसी नासमझी में कोई छोटा मोटा अपराध कर देते हैं और जब उनको एक ही साथ बड़े अपराधियों के संग रखा जाता है तो उनमें सुधार की बजाय वो एक पूरे वयस्क अपराधी बनकर वहाँ से निकलते हैं। इस बात को देखते हुए हमारी सरकार ने और हमारी संस्थाओं ने, समाज सेवी संस्थाओं ने बहुत सारे उन्होंने कानून बनाए, कानूनी उपाय किए गए कि इनको सबसे पहले इस बात पे ध्यान दिया जाए कि जो बाल अपराधी हैं उनको वयस्क अपराधियों से अलग रखा जाए और उनको अलग रखने की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके आधार पर ये देखा गया कि उनमें काफ़ी कुछ सुधार होता है। अभी उनमें अच्छा और बुरा को ना समझने की आयु होती है जिससे वो कुछ अपराध कर जाते हैं और जब उन्हें ऐसे प्रमाणित स्कूल, बोस्टल स्कूल, परिवीक्षा हॉस्टल, किशोरबंदी गृह, रिफॉर्मेटरी स्कूल आदि में रखा जाता है, उन्हें उत्तर संरक्षण संस्थाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। पोषण गृह में उनका पोषण दिया जाता है और उन्हें कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे जो लंबे समय तक समाज सेवी संस्थाएं अपने काफ़ी कुछ कार्य कर रही हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और हमारे इन सुधार कार्यों में सारे लोग संलग्न हैं। शिक्षाएं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी लोग अपने योगदान दे रहे हैं जिससे इसमें सुधार आया है। अगर इसी तरह से देखा जाए तो बाल अपराधियों की
समस्याओं को कम किया जा सकता है, उनको सुधारा जा सकता है और आने वाले भविष्य में जो बड़े अपराधी बनने की आशंका है उसको हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद।